चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो हम भारत के द्वीप समूह को पढ़ रहे थे और भारत के द्वीप समूह की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर बहुत सारे भारत में द्वीप पाए जाते हैं और द्वीप घूमने का हमारा भी मन बहुत होता है कि हम कहीं घूम फिर करके आए और घूमने के लिए जाए तो बाकायदा वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट हमको मिले। ऐसा नहीं कि हम गए हैं 1 घंटे वहां पर, फिर ऑटो किया, किराया किया, रेपिडो की और रेपिडो करने के बाद में कॉर्नर पे जाकर के खड़े हो गए। तो आशा ये कीजिएगा, उम्मीद ये रखिएगा कि जब भी आप कभी द्वीप वगैरह घूमने के लिए जाओ तो वहां पर आपको रिसीव करने के लिए लोग पहले से खड़े हो। ऐसा नो, और वो रेपुटेशन एक अलग ही होगी, है ना। और जब आपके वर्दी आपके शरीर पे होगी और 2-4 स्टार लगे होंगे, है ना, तो फिर एक सुकून अलग ही रहता है और सोचना आपको ये नहीं पड़ेगा कि कितना खर्च करना है, बस खर्च करते चले जाना है। वहां सोचना नहीं पड़ेगा आपको और वही कोशिश भी करना है। और मेरा मानना है कि ये है कि आप बचाने के तरीके पे कम ध्यान दो। अगर आप 10 रुपए आज बचा भी रहे हो, ठीक है, अभी स्टूडेंट लाइफ है, मान लेते हैं कि थोड़ा सा कंजस्टेड रहता है, इकोनॉमिक हमारा वीक सेक्शन रहता है घर वगैरह से, बट एक चीज और है कि आप जहां बचाने के तरीके पे ध्यान दे रहे हो वहीं अगर दूसरी तरफ देखोगे कि आपको इनकम कहां से जनरेट करनी है, खर्च कम करके आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। समझो, खर्च उतना ही रहेगा, उसमें 100, 50, 200, 1000, 2000 बचा सकते हो, बट आपने इनकम के अगर मल्टीपल सोर्स कर दिए कि मुझे मेरा खर्च तो इतना है और इतना रहेगा, मुझे बस मेरी इनकम देखना है कि मैं और कैसे उसको बढ़ा सकता हूं, पैसा और कहां से आ सकता है, इस अप्रोच पे भी काम करना है। ऐसा नहीं कि हम बस एक ही पर्टिकुलर एक जगह सेटल हो गए कि हाँ भाई इसी से मेरी इनकम चालू रहेगी। वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इतना खर्च करूं या नहीं करूं। अगर इससे ज्यादा मैंने खर्च कर दिया तो मेरा मंथली बजट बिगड़ जाएगा, और मंथली बजट बिगड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम संकोच में रहेंगे, हम खर्च उतना कर नहीं पाएंगे। अब हमारी जो नीड की चीजें हैं वो ज्यादा हो नहीं पाएगी खर्च। अब जब हो नहीं पाएगी तो हमें सोर्स अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे। तो ये अभी से एक माइंडसेट रखो कि और क्या क्या हो सकता है। एक परमानेंट तो होगा ही होगा, एक परमानेंट वो आपका सब कुछ कर देगा, बट अलग से आपके पास सोर्सेज और होना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज सोची है तो वो भले ही 1 साल में ना कर पाओ आप, 2 साल में, 3 साल में उसको जरूर कर लो, भले ही उसकी कीमत बड़ी हो। डन। तो हमें बचाने से कम रिसोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देना है कि हमको इनकम कैसे जनरेट करना है। बहुत सारे सोर्सेज है। तो द्वीप को हमने पढ़ लिया था, भारत के द्वीप। और द्वीप क्या होता है, थोड़ा आंसर कीजिएगा सभी लोग। चारों ओर पानी से घिरा हुआ, हाँ, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या मैं बोल सकता हूँ किसी भी महासागर में, किसी भी महासागर में अगर स्थल भूमि का भाग है और उसके चारों साइड पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, आप कहोगे कि सर उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अच्छा, प्रायद्वीप, तीनों ओर से, अच्छा, क्वांटिनेंट, महाद्वीप, महाद्वीप जिसमें एरिया ज्यादा बड़ा हो, बहुत सारे देश हो, उसको आप क्या बोलोगे? यही हमने पढ़ा था। अच्छा, यहां बताया था कि द्वीप का निर्माण कैसे कैसे होता है। ज्वालामुखी के द्वारा हो सकता है, फिर नदी के द्वारा, सेडिमेंट जमा होने की वजह से, और निमज्जन से, उमज्जन से, सबमर्ज, इमर्ज। निमज्जन क्या होता है? हाँ, अच्छा जी, ओके, मतलब पहाड़ का वो एरिया जो वाटर में डूब चुका है और उसका कुछ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, निमज्जन। उसके बाद में उमज्जन की बात करेंगे, सबमर्ज। बहुत बढ़िया, चट्टान का ऊपर आना हम क्या कहलाते हैं? उमज्जन कहलाते हैं। डन। फिर हमने और भी यहाँ पढ़ा होगा, प्रवाल, कोरल द्वीप। कोरल क्या होता है? जमा होने से फिर टेम्परेचर, प्रेशर, उस पर दाब लगता रहेगा और उससे एक चट्टान बन जाएगी। और ये एक बार में ऐसा होगा कि बहुत सारे कोरल क्या हो जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे,
और वो एक बैरियर का काम करेंगे जिससे कि आपका वाटर एक साइड में अलग रुक जाएगा और एक साइड में अलग रुक जाएगा, और इससे लैंड बाउंड्री और समुद्र का संपर्क टूट जाता है और वो बीच में ऐसा लगता है कि वो द्वीप बन चुका है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रवाल या कोरल द्वीप कहते हैं। और ऐसे द्वीप की हमने बात की थी, कौन सा, लक्षद्वीप। अच्छा, नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, माजुली द्वीप। माजुली कहां पर है, असम। कौन सी नदी पर है, अच्छा, माजुली जो द्वीप है उसको जिला घोषित कब किया गया, एनीवन, लिखिएगा, जहां लिखा है आपने वहां लिखिएगा और स्टार लगाइएगा कि माजुली द्वीप को जिला 2016 में घोषित कर दिया। आप सोचो कि इतना बड़ा द्वीप है वो, उसको जिला घोषित कर दिया, है ना। माजुली, माजुली को 2016 में जिला घोषित कर दिया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा। यहां लिख सकते हैं हम माजुली, माजुली को जिला कब घोषित किया गया, 2016। और आप कहोगे कि सर यहाँ के सीएम कौन है, कौन हो जाएंगे, हेमंत विश्व शर्मा। ये पहले कांग्रेस में थे और बीजेपी ने बोला कि भैया तुम्हें अगर राजनीति में रहना है तो हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो इनके ऊपर बहुत सारा जल घोटाला का, करप्शन का बहुत सारा आरोप लगा। और आरोप जब लगता है किसी भी लीडर के ऊपर तो एक ही पार्टी उसको बचा सकती है, और वो पार्टी है बीजेपी। एक वॉशिंग मशीन कह सकते हो, किसी भी पार्टी में आप हो, आपके ऊपर कितना ही करप्शन का लगा हो, कितने ही केसेस चल रहे हो, अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आपको राहत मिल जाती है, एक आराम सुकून की आप सांस ले सकते हो कि अभी जब तक आप बीजेपी में हो आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। चाहे आप हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, महाराष्ट्र में छगन भुजबल की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी की बात करें, हमारे सिंधिया साहब की बात करें, यस बैंक घोटाला आपने सुना होगा, शिवराज सिंह चौहान साहब, ये तो बीजेपी में ही है पहले से। अपने एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका भी नाम आया था यस बैंक घोटाले में, है ना। अब ऐसे लोग बहुत सारे, जिनके पीछे अभी आपने एक नाम और सुना होगा, राघव चड्ढा, बहुत जेंटलमैन लगता है। अब लगता है कि वाकई में पॉलिटिक्स कुछ सही हाथों में है और कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा एक पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है। भाई पॉलिटिकल स्टंट कर रहा होता, जो व्यक्ति, कभी एयरपोर्ट पे हम जाते हैं और एयरपोर्ट पे जाने के बाद में 200-300 रुपए का समोसा जो मिलता है, 50-100 रुपए की जो बॉटल मिलती है, वो व्यक्ति संसद में खड़ा होकर के उस समोसे को 20 रुपए का करवा देता है, ताकि जो व्यक्ति जा रहे हैं वहां पर सबका बराबर हो। यस अनु, ये काम बहुत बढ़िया किया, और ये किसकी देन है, उन्हीं की देन। उसके बाद में जो मुद्दे हैं, वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहा है। वो व्यक्ति, उसको ना किसी पार्टी से लेना देना है, भले ही वो आम आदमी पार्टी में हो, पर जो भी बात कर रहा है, उनने अभी कहा कि भाई जैसे मोबाइल वाली जो बात उन्होंने की, वो बहुत बढ़िया बात की कि मोबाइल में सिम, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी 121 करोड़ जनसंख्या, या मैं कहूं कि 150 करोड़ जनसंख्या है, 150 करोड़ जनसंख्या में मैं मान के चलूं कि हर किसी के पास में फैमिली में 2 से 3 मोबाइल है। अगर बच्चे बाहर है तो उनके पास स्मार्ट मोबाइल है, अगर माँ बाप है तो उनके पास कीपैड मोबाइल होगा। अब सबके पास में जब मोबाइल, लगभग मैं 100 करोड़ मान लू, 100 करोड़ मोबाइल होंगे, 100 करोड़ में से 50 करोड़ क्या होंगे, स्मार्ट यूजर होंगे। 50 करोड़ के पास में तो आज भी कीपैड मोबाइल होगा। 50 नहीं, हम तो 20 से 30 करोड़ की बात कर ले, कीपैड मोबाइल होगा। जब कीपैड मोबाइल होगा तो कीपैड मोबाइल में बेटा डाटा की जरूरत है क्या, डाटा की जरूरत है। अब कंपनियां क्या कर रही है, पहले तो 30-31 दिन का महीना होता था, पूरे महीना चलता, उनने एक तो क्या कर दिया, 28 दिन का महीना कर दिया, एक महीना आपका बढ़ गया। अब ये बढ़ गया, उसके बाद में अगर मान लो आपके मोबाइल में 2 सिम, एक सिम में आपने रिचार्ज किया, दूसरी सिम में अगर आपको रिचार्ज नहीं करवाना है, आपकी आउटगोइंग भी बंद, इनकमिंग भी बंद,
भाई हमने रिचार्ज नहीं किया, हमारी आउटगोइंग बंद कर सकते हो आप, इनकमिंग बंद नहीं कर सकते। भाई मोबाइल हमारा, सिम हमारी, आप हमारा पास जब तक उसमें बैलेंस है आप उसमें आउटगोइंग चालू रखिए, जब बैलेंस खत्म हो जाए आउटगोइंग होगी नहीं, बट इनकमिंग बंद क्यों? ये एक लूटने का तरीका है। अब जो मोबाइल में डाटा का यूज है ही नहीं, उसमें आप जबरन में जबरदस्ती क्या करवा रहे हो, उसमें 300 350 का रिचार्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल सारे के सारे ऐसे एक फोर्सफुली थोपा गया है, जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रही है। जैसे रिलायंस पहले फ्री दिया जियो, फिर 49, फिर 99, फिर 149, अब 199, अब कितना हो चुका 240, और अब कितना हो रहा है 299, 300 का हो रहा है। और इतनी ग्रोथ अगर अदर सेक्टर में हो जाए, 2016 में जियो आया, ऐसा नो 2015-16 में जियो आया मोदी जी के आने के बाद में, 2016 से 26 कितना हो रहा है बेटा, 10 साल, और 10 साल में फ्री से, है ना, फ्री से लेकर के कहां पहुंच गए, 300, 300, कितना मैं सीधा सीधा बोल दूं कि 300% की उन्नति, है ना, और ये वाकई में गलत है ना। और दूसरा एक और, जैसे लीडरशिप जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, अब उनने चुनाव जीतने के बाद में 5 साल के लिए उसको लीडर बना दिया, अब 5 साल के लिए अगर लीडर बना दिया, तो 5 साल तक वो चाहे काम करे या ना करे, उसको आपको काम करवाना ही पड़ेगा, वो लीडर भले ही आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बट राघव चड्ढा ने ये भी कहा, संसद में बात की, कि बोले जो लीडर काम नहीं करेगा, अगर पब्लिक के पास में राइट है उसको चुनने का, तो राइट ऑफ रिमूवल भी होना चाहिए, कि कोई अगर लीडर काम नहीं कर रहा है तो उसको भी क्या करना चाहिए, जनता उसको हटा सकती है। अब जैसे ही उनने ये बात बोली है, अब मुझे लगता है कि राघव चड्ढा के पीछे भी सीबीआई या फिर बहुत सारी रेड होने वाली है, और आप देखिएगा आने वाले 1 से 2 महीने में इनके ऊपर, इनके कुछ कुछ जो क्लिप वायरल होगी या फिर जो इनकी स्पीचेस वायरल होगी, वो पुरानी वाली क्लिप्स होगी, जहां पर कुछ अब पहले क्या थे कैसे नहीं थे क्या बातें की, अब वो पुरानी चीजें निकाल करके आगे लाएंगे, वो वर्तमान को नहीं देखेंगे कि वर्तमान में ये क्या बात कर रहे हैं, पुरानी चीजों को या तो टारगेट करेंगे, या फिर इनकी जो वाइफ है परिणीति चोपड़ा, परिणीति है ना, परिणीति चोपड़ा, उनके पीछे कुछ लगा देंगे, ताकि व्यक्ति क्या हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, और वो इस तरीके की बातें संसद में ना उठाए। और जब पढ़े लिखे लोग संसद में बात करते हैं तो एक अलग ही बात होती है, और जब अनपढ़ लोग बात करते हैं, या मैं कहूं कि जिसको लेना देना ही नहीं है एजुकेशन सिस्टम से, वो बात समोसे और कचौड़ी की करते हैं, है ना, कि कहीं छोटा हो रहा है समोसा, कहीं बड़ा हो रहा है। वैसे ही आपने देखा होगा कि एक मोदी जी ने, आपको अगर याद होगा तो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, है ना। मोदी जी का आपने कैंपेन देखा होगा भी बीजेपी ज्वाइन करने का, कुछ समय पहले रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप कार्ड, जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर, या मैं कहूं कि बीजेपी पार्टी 1 महीने के अंदर 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा सकती है, 2 करोड़। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोदी जी जब आए तो उन्होंने वो बोलने में चूक गए कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ज्वाइन जरूर करवा देंगे, वो थोड़ा बोलने में चूक गए, ऐसा हो सकता है। बट कितने लोगों ने स्कूल छोड़ा, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कितनी क्या जानकारी है। तो सारी चीजें अभी सिर्फ चल रही है किस पे, हिंदू मुस्लिम नेहरू, और नेहरू को राजनीति से हटा दो तो राजनीति में कुछ बचेगा नहीं। अगर कांग्रेस को हटा दिया जाए, पूरी की पूरी कांग्रेस को, है ना, कांग्रेस को हमने मान के चलो कि हटा ही दो भी, उसमें देश से ही हटा दो, तो राजनीति में कुछ बचेगा नहीं, और कुछ बचेगा नहीं तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी नहीं, क्यों लड़ने के लिए भाई मुद्दा चाहिए। अब मुद्दा कौन सा है, मुद्दा कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें किसकी कह रहे हैं, नेहरू की, गांधी जी की, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक कांग्रेस को ही हटा देना चाहिए। कांग्रेस हट जाए, बोले आप लड़िए, हम है ही नहीं राजनीति में, छोड़ दो। छोड़ने के बाद में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा कि वो चुनाव लड़ पाए। क्यों? क्योंकि जितने भी अभी तक अगर एनालिसिस करें सारे के सारे, तो सब में कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस
ये चीजें। मैं क्लास ले रहा था। हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्लास। नहीं, नहीं आ पाऊंगा। ठीक। नहीं। हाँ चलिए, हो गया इतना। ये हमने बात कर ली थी। आगे बात करें तो यहाँ पर फिर हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी कि सर द्वीपों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी के द्वीप, नंबर दूसरा अरब सागर के द्वीप, तीसरी हम बात करते हैं अन्य द्वीप जिसमें कुछ छोटे छोटे द्वीप आते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप की बात की थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आप कहोगे कि सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, बता दिया था। फिर हमने बात की थी कि सर यहाँ पर कौन सा आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर न्यूमोर, पंबन, यसाणु, ये बता दिया था। फिर बात करें अरब सागर की कि अरब सागर में कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो आप कहोगे कि सर अरब सागर में लक्षद्वीप, फिर वेलिंगटन, एलिफेंटा, दमन और द्वीप आता है। फिर बात करेंगे, हाँ आलिया बेट, खालिया बेट, ये सारे के सारे मुंबई के पास में आते हैं। फिर अन्य द्वीप में बात करेंगे तो कुछ यहाँ भी लिखाया था माजुली। और माजुली आपको याद है 2016 में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और 2016, हाँ, शिव समुद्रम कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटका याद रहेगा, श्रीरंगम और भावनी और गंगा सागर, ये सारे के सारे कहाँ हैं, तेलंगाना, अन्य द्वीप में आते हैं। फिर आगे बात करें, यहाँ पर अंडमान और निकोबार की हम बात कर रहे थे। और अंडमान निकोबार में मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी में लगभग 6 से 14 डिग्री अक्षांश तक ये क्या है, फैला हुआ है। अगर आप बात करोगे, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइएगा कि जैसे मैंने आपसे बात की कि ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया, मान के चलिए ऐसा कुछ भारत बनेगा। और हमने कहा कि एक लाइन इसके बीच से गुजरती है, जैसा नो, कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा के नीचे क्या आता है, और उसके नीचे क्या आता है, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन। और ये कौन सी हो जाएगी, कैंसर, कर्क रेखा। और ये कौन सी हो गई, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यही होती है। अब मैं यहां बात करूं तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहां से ये जो है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है भारत की, मैं दक्षिणी भूमि की बात कर रहा हूं, कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। अच्छा यहां पर कितना आता है ये बताइए पहले, कितने डिग्री तक आता है, 8 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और आप जानते हो कि 8 डिग्री का मतलब होता है कितना, 111, जैसा नो, लगभग 111 में। तो हम यहाँ पर लेकर के चलते कि भारत का जो 6 डिग्री वाला समय है ना, और 8 डिग्री का समय, मतलब भारत की भूमध्य रेखा से लंबाई, नहीं बेटा, 876 किलोमीटर है, याद रहेगा क्या, भूमध्य रेखा से भारत की लंबाई, सॉरी भारत की डिस्टेंस कितनी है, 876। अब हम जानते हैं कि हमारा मेन बाउंड्री यहां से स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट, बट भारत इसके नीचे है। और कहां तक, तो आप कहोगे कि सर ये जो अंडमान निकोबार है ये स्टार्ट कहां से हो जाता है, आप कहोगे कि सर ये वाली जो जगह है ये 6 डिग्री 4 मिनट, कितना होगा, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहां तक है, ये 14 डिग्री तक है। याद हो जाएगा, कहां तक हो जाएगा, 6 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री तक एक्सपांशन है अंडमान निकोबार का। डन, यहां से लेकर आप ये बोल सकते हो कि सर यहां से यहां तक 6 से लेकर 14 डिग्री तक है। डन। उसके बाद में हमने जो दूसरी बात की थी, आप कहोगे कि सर यहाँ पर इसके निर्माण के हमने आपको फॉर्मेशन के कॉज बताए थे, फॉर्मेशन के कारण बताए थे कि सर ये इसका निर्माण कैसे हुआ है। आप कहोगे कि सर किसके द्वारा, एक तो निमज्जन के द्वारा, और निमज्जन में भी कौन सा माउंटेन, अराकांत योमा। और अराकांत योमा किसका पार्ट है, हिमालय का, हिमालय के कारण हुआ है। फिर हमने बात की थी कि सर यहीं पर 2 माउंटेन और जो 2 द्वीप और है, एक तो बैरन और दूसरा
नारकोंडम। इन दोनों द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के कारण हुआ है ना, वॉल्केनो से हुआ है। फिर हमने बात की थी कि सरकार निकोबार, ये जो द्वीप है नीचे वाले, इनका सैंपल हो गया, कैंपबेल, स्मिथ, रॉस, इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? आप कहोगे कि सर कोरल से, या फिर आप कह सकते हो कि प्रवाल के कारण इनका निर्माण हुआ है। फिर हमने बात की थी विशेषताओं में, देखा था ऊपर उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल, मध्य, ये बताया था। फिर नीचे आता है निकोबार, निकोबार के बारे में बताया था। फिर हमने बात की थी दक्षिणी अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी कौन सी स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का आपको नाम याद होगा, श्री विजयपुरम। सॉरी। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर है? नहीं बेटा, 6 डिग्री 4 मिनट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला आप बताइए। इसको मैं क्या बोलूंगा? 8 डिग्री 4 मिनट। और इसका नाम क्या हो जाएगा मुख्य भूमि का? आप बोल सकते हो केप कैमोरिन, के बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलते हो? केप कैमोरिन, यही है। ये कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है। और भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कैप कैमोरिन हो जाएगा। फिर आगे बात करें यहाँ पर पूरे अंडमान निकोबार की बात करें, जितना पूरा अंडमान निकोबार है, जितना यहाँ हम बात कर रहे थे, पूरा 6 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री तक, उस पूरे में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आप कहोगे कि सर सैडल पीक, सैडल माउंटेन। सैडल माउंटेन का ही जो हाईएस्ट पीक है उसको हम कहते हैं सैडल पीक। और सैडल पीक की हाइट कितनी? 732। अच्छा, 714 कुछ याद आ रहा है क्या? 714 मीटर। नहीं नहीं बेटा, 714 मीटर मैंने किसी की हाइट बताई थी आपको, कुछ याद आ रहा होगा ऐसा कुछ? नहीं। चलो, विंध्याचल, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, सद्भावना, गुडविल, कालुम्बी, कालुम्बिनी, ये सब इसी के नाम है। और इसकी कितनी? 732। उसकी कितनी? 714। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, वो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, वो दमोह में पाई जाती है, ऐसा नो। और ये कहां पर है? उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। वैसे यहां पर और भी माउंटेन है, माउंट थुलियट हो गया, माउंट हेरिएट हो गया, और भी यहां पर माउंटेन है, अभी आगे बात करेंगे। उत्तरी अंडमान में स्थित द्वीप की सबसे कौन सी है हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अंडमान, या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आप इसको बोल सकते हो। और अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि सैडल पीक या अंडमान की, या सैडल पीक किस में आती है? तो आपको आंसर करना रहेगा या तो अंडमान निकोबार, या तो आप आंसर करोगे उत्तरी अंडमान। अंडमान का भी कौन सा पार्ट? उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान की आप बात करोगे। हाँ, फिर उसमें लिखा है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, निकोबार, कार निकोबार, तो उसमें आपको आंसर करना रहेगा क्या? उत्तरी अंडमान। माउंट थुलियट, ये सेकंड हाईएस्ट कह सकते हो आप, ग्रेट निकोबार में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट थुलियट, इसको थुलियट भी बोल सकते हो आप। फिर आगे बात करें ज्वालामुखी द्वीप, अंडमान निकोबार में आप लोग जानते हो कि यहाँ पर 2 ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन से? अभी हमने आपको बताया था, एक तो बैरन द्वीप और दूसरा कौन सा? नारकोंडम द्वीप, बैरन एंड नारकोंडम। अच्छा, वर्तमान में एक द्वीप एक्टिव है और दूसरा डोरमेट है, मतलब अब वहां पर भविष्य में कभी भी ज्वालामुखी एक्टिव नहीं होगा, या मैं ये कहूं कि वहां का लावा खत्म हो चुका है, फ्यूचर में कभी भी वहां लावा निकलने की संभावना नहीं है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 2 ज्वालामुखी केंद्र पाए जाते हैं, एक हो जाएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो, और वो हो जाएगा आपका बैरन आइसलैंड। डन। दूसरा एक कौन सा हो जाएगा? सुसुप्त, जिसको आप डोरमेट कहते हो, और उसका नाम क्या हो जाएगा? नारकोंडम। ना से नहीं होता है कि अब नहीं निकलने वाला है भाई, है ना। तो बैरन मतलब, अच्छा बैरी मतलब आप जानते हो, अगर बैरी की बात करूं तो बैरी जानते हो ना, किसी से अगर बैर हो जाए, दुश्मन हो जाए, कि वो आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि अब साला आ गया है और पकाएगा, ऐसा कुछ
है ना। तो ऐसा बोल सकते हो कि अब होना दुखी है कोई व्यक्ति, है ना, खतरा रहता है, तो वैसे ही आप बोल सकते हो कि सर बैरन से क्या है, ज्वालामुखी कभी भी उद्गार हो सकता है, एक्टिव है। और नारकोंडम से है कि ना है तो भाई कभी आएगा ही नहीं, आपको खतरा होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप कहोगे कि सर प्रसुप्त, या इसको बोलते हैं डोरमेट, है ना। अच्छा, प्रसुप्त की जगह कभी कभी आपको यहाँ ऊपर वाले में ससुप्त भी लिखा हुआ मिल सकता है, सुषुप्त, सक्रिय की जगह। डन। ये नाम आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, प्रसुप्त और सुषुप्त। हाँ, प्रसुप्त यानी मृत, और सुषुप्त मतलब जीवित, एक्टिव। भारत का भी एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो, ये भी कौन सा हो जाएगा, बैरन आइसलैंड। भारत में और फिर दूसरी जगह कहीं भी ऐसे कहीं भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है भारत में। तो वैसे अब ज्वालामुखी बचे ही नहीं है, बस एक ही है, ये भी बे ऑफ बंगाल में है। और इस पार्ट को हटा दिया जाए, अगर इस पे बांग्लादेश कब्जा कर लेता है, म्यांमार कब्जा कर लेता है, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, है ना। डन। हाँ, लिखिएगा। हो गया। हाँ, लिख लीजिए बेटा, पूरा लिखिएगा। हाँ, काफी समय से नहीं हुआ है, पर हो सकता है कभी भी। बेटा ये तब होता है जब नीचे प्लेटों का खिसकने का चल रहा होता है, या इंटरनल प्रेशर कम ज्यादा हो रहा होता है। क्योंकि मान के चलो ऐसा कुछ होता है कि आपने आ, ऐसा मानते हैं कि घर में हमने कुछ क्या रखा हुआ है, जैसे गर्म, हम जैसे राख निकलती है चूल्हे की, जानते होंगे अस, और आपने क्या किया, उसको गर्म लेकर के कहीं पर रख दिया, और रखने के बाद में आप उसको भूल गए। अब वो तो गर्म है, उसमें पूरा का पूरा क्या है, या खाना बनाने के बाद में जब चूल्हा वगैरह रहता है, उसको आपने वहां से सारी मिट्टी वगैरह हटा दी, और हटाने के बाद में आपको पता नहीं है, और आप जाकर के वहां पर क्या हो गए, खड़े हो गए, या वहां पर उसने आपने उसको कुछ हिला विला दिया, तो आपको क्या लग जाता है, गर्म लग जाता है। तो सेम काम यहाँ पर भी, ये अभी अनएक्टिव है, इनएक्टिव, मतलब ये डोरमेट है, सॉरी, अभी ये नीचे वाला डोरमेट है, ऊपर वाला एक्टिव होने की तब संभावना है जब हो सकता है कि भूकंप आ जाए, हो सकता है समुद्र में बहुत जोरों की लहरें आ जाए, और वहां पर क्या हो कि जो प्लेटें टकरा रही है वो कहां तक पहुंच जाए, क्रोड तक पहुंच जाए। और थोड़ा सा भी प्रेशर आपका मेंटल, भूपर्पटी से मेंटल में गया, तो मेंटल से आप जाने के बाद में आप सीधा कहोगे कि सर यहां पर कभी भी एक्टिव हो सकता है, लावा निकल सकता है, पर चांसेस 80% कम है कि अब निकलेंगे, है ना, बहुत कम है। बट हम ये संभावना मान के चलते हैं कि कहीं भी निकल सकता है, इसलिए उस वाले एरिया से लोगों को दूर रखने की हिदायत दी जाती है कि आप लोग यहाँ ना जाएं। डन। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। बेटा ऐसा हो सकता है कि जैसे खाना खाने के बाद में अपच जिसको आप कहते हो, वो हो जाता है, फूड पॉइजनिंग। हाँ, फूड पॉइजनिंग, है ना। अब फूड पॉइजनिंग में ये होता है कि आपने जो भी खाना खाया है ना, अब वो बिल्कुल आपके शरीर के विपरीत काम करता है। जैसे आपका HCl है ना, अब आपका जो HCl है उसने पूरा का पूरा काम करना बंद कर दिया है। अब काम करना बंद कर दिया है,
और आपका जो जितने भी एंजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन है, टेनिन है, जितने भी सारे हैं पचाने वाले, उन सब ने काम करना बंद कर दिया। आप जितना अंदर ले रहे हो। अच्छा, ये एक चीज और भी होती है कि यहाँ पर ये वाली आपकी बेटा ट्रेकिया होती है, आप जानते ही हो। यहाँ पर एक कैप लगा होता है, ढक्कन, है ना, और यहाँ से एक भोजन नली होती है, जैसा नो, जिसका कनेक्शन यहीं से होता है, और यहाँ से फिर यहाँ आपका आमाशय आ जाता है, पेट आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ वोमिटिंग का एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो हमारा ट्रेकिया है, यहाँ पर जहां से कैफ लगा होता है, हाँ, एपिग्लॉटिस, अब इससे भोजन आपका अंदर नहीं जाता, इससे सिर्फ हवा अंदर जाती है। ये केप खुला है तो हवा अंदर जाएगी। जब आप कुछ निगल रहे होते, पानी वगैरह पी रहे होते, ये कैप क्या हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है। अब कभी कभी ये होता है कि ये इधर चला गया, कुछ आपने निगल लिया, वो कभी कभी ये तब होता है जब आप बात करते करते खा रहे होते हैं, है ना, बात करते करते खा रहे होते हैं, और वो खुद कंफ्यूज हो जाता है आपका माइंड कि इसको किस साइड डालना है, एयर में डालना है या इसको फूड में डालना है, और उसकी वजह से कहाँ चला जाता है, एयर। और एयर में जाने के बाद में आप जैसे ही आते हो तो आपको बहुत जम के खांसी आती है और उल्टी आने लगती है, वोमिट होने लगती है, होता है ऐसा। अब दूसरा ये होता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें खा ली, जैसे जनरली होता है कि आपने कुछ कीड़े वगैरह खा लिए, कीट वगैरह, होता है, कीट वगैरह की वजह से, हाँ, बाल, हाँ, अब वो जैसे अंदर जाता है, क्योंकि वो फूड का जो एक एमिनो एसिड का जो सिस्टम बना हुआ है कि जिसको हमारा आमाशय पचा सकता है, माइटोकॉन्ड्रियम मैंने आपको बताया था जो पचा सकता है। अब वहां पर जैसे उसको पचाने की बात आई, वो अलग रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें भी अलग एंजाइम हो गए, और उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने की वजह से वो एक अलग ही केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो सारा का सारा जितना आपका पेट में है वो सारा बाहर आ जाता है, ये चीज होती है। और जब देखते हो, और जैसे ही वो पेट में आता है और जब वो उल्टी कर रहा होता है, तो वो जितना भी भोजन है आपका, वो पूरा आपको कटा फटा मिलता है कि उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया होगा, देखा होगा, वैसा लगता है कि बिल्कुल आप खाते तो बहुत अच्छे से हो, जब वो पेट से बाहर आता है तो वो उसकी वैरायटी ही पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, कि इसका पूरा का पूरा सिस्टम। अब बेटा 2-4 मिनट में इतना कैसे, मिल्क तो आप सही पी रहे हो, और मिल्क बच्चों को देखा होगा आपने पीते, और मिल्क के बाद में उल्टी भी देखी होगी, और मिल्क पीने के बाद में, अब जब मिल्क के बाद हम उसको देखते हैं उल्टी के बाद में, तो मिल्क पूरा दही बन चुका होता है, बन जाता है। अब इतने जल्दी आप भी दही नहीं बना पाओगे उसका, बना पाओगे बाहर, है ना, बट जैसे ही पेट में गया और पेट में एसिड से मिला, क्या हो गया, वो फट, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है। और ऐसे में आपने कोई स्टेरॉइड ले लिया, है ना, आपकी केमिकल रिएक्शन चली रही है, और केमिकल रिएक्शन तो चली रही है, और वो दूसरे डायरेक्शन में चल रही है, गलत, और आपने वापस से बिना डॉक्टर को बताए आपने क्या ले ली, और एक टेबलेट ले ली, है ना। अब जैसे हमें एसिडिटी वगैरह होती है, हम MgOH लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, ना, इनो वगैरह लेते हैं, तो जाकर के एसिडिटी को कम कर देता है। बट हमें पता ही नहीं है कि हमें हुआ क्या है, और हम गए, और किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी नहीं है हम, हाँ, अच्छा, बिना खाए, बेटा, हाँ, नहीं हो सकता है बेटा, और कुछ कारण रहा हो कि वोमिटिंग के साथ साथ और भी कुछ चीजें रही हो, है ना, हाँ, 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 हम्म, हम्म, बेटा, और कुछ चीजें रही होगी, हो सकता है, और भी कुछ दिक्कतें परेशानी बहुत सारी है, अभी तो सब कुछ कोविड के बाद में कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, तो परेशानी और कुछ रही होगी, है ना, बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो गया हो, हाँ, हाँ, साइलेंट अटैक बोल सकते हो। बीपी अक्सर तो ऐसा होता है कि बीपी कम ज्यादा होने पर भी आपको उल्टी वोमिटिंग होती है, बीपी कम हो रही है, बीपी ज्यादा हो रही है, तो हो सकता है। और बीपी कम अगर हुआ है तो आपको वोमिटिंग आ सकती है, कोई इशू नहीं है ना, आना स्वाभाविक सी बात है। जी मचलाना, उसके बाद में ऐसा लगेगा घबराहट सी हो रही है,
नॉर्मल से लक्षण है। अब इसमें आपने सही जगह सही टेबलेट नहीं ली है तो भी दिक्कत हो सकती है ना। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट जलवायु यहाँ पे, अच्छा भारत में जलवायु के बारे में आपको 2 क्वेश्चन बताए थे। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, सब ट्रॉपिकल है। भारत में, हाँ बताने वाले, हाँ भारत की जलवायु सबसे अच्छी है ये बताने वाले फाइयान, और फाइयान की बुक का नाम फोक्यूकी है ना, फोंकुया फोक्यूकी। और यहां पर कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, पहले मासिनराम। एमपी में सबसे अधिक वर्षा, एमपी में जिला बालाघाट। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई उत्तर पूर्वी मानसून के साथ साथ संवहनीय वर्षा भी होती है। मतलब आप बोल सकते हो कि लौटते हुए मानसून से भी, है ना, और उत्तर पूर्वी मानसून से भी यहाँ पर क्या होती है? रेनिंग होती है। डन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, वनस्पति यहाँ पर कैसी है? अधिक वर्षा के कारण भाई सदाबहार वन ही होंगे। ज्यादा वर्षा ज्यादा वन, ज्यादा वन ज्यादा जीव जंतु, ज्यादा जीव जंतु होंगे, मच्छर ज्यादा पनपेंगे, होगा ऐसा। वर्षा अधिक होती है, गांव वगैरह की बात करें, हम घर की नॉर्मल सी बात करते हैं, घर में बेटा अगर नमी आ जाए, है ना, नमी अगर आ रही है तो आप क्या करोगे? नमी आ रही है, नमी में क्या होंगे? मच्छर पनपेंगे, मॉइस्चर ज्यादा होगा, ठंड ज्यादा बढ़ेगी, और ठंड ज्यादा बढ़ेगी तो बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा बढ़ेगी। डन। तो जिस भी जगह पर पानी ज्यादा आएगा वहां पर बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होगी। बायोडायवर्सिटी वहीं ज्यादा होती है जहां पर पानी ज्यादा होता है, और पानी ज्यादा होने की वजह से जंगल ज्यादा होता है। जंगल ज्यादा होगा तो जंगल में जीव जंतु ज्यादा रहेंगे, और जंगल में जीव जंतु ज्यादा रहेंगे तो जीव जंतु के साथ साथ बेटा बीमारियां भी ज्यादा फैलेगी, ये भी होगा। तो बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा पाई जाएगी। सदाबहार वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन यहाँ पर है क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, और ये 27वें नंबर की सबसे बड़ी रामसर साइट होता है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई चावल के लिए मोर देन 200 सेंटीमीटर रेन इज कंपलसरी। ये सानो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, या मैं कहूँ कि 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर चावल ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, एग्जाम्पल एमपी में बालाघाट की बात करें, बालाघाट को बेटा एमपी का चावल का कटोरा कहते हैं। चिन्नौर चावल को बालाघाट में जीआई टैग दिया गया है। अच्छा बालाघाट के कोई आसपास वाले लोग होंगे, है ना, फ्रेंड वगैरह, है ना, तो उनसे पूछिएगा कि भाई चावल ही ज्यादा चलता है ना, चावल सुबह खाना बनेगा तो भी चावल, शाम को बनेगा तो भी चावल। मतलब आप रोटी सब्जी खा भी लीजिए, है ना, उसके बाद में लगता है कि लास्ट में थोड़ा सा चावल खाया जाए। सब कुछ खाने के बाद में चावल चाहिए ही होता है, तब लगता है कि खाना हम परिपूर्ण खा चुके हैं। पूरा एरिया आ जाएगा, है ना। हाँ बैतूल में चावल, हाँ तो चावल समझ में आ गया। यहाँ पे है कुछ फसलें भी होती है जैसे नारियल, सुपारी, अनानास, पाइनएप्पल। किसी को गिफ्ट कर दो पाइनएप्पल लेके आए, है ना। अच्छा यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे नारियल लिखा हुआ है, यहाँ पर नारियल होते हैं, पर सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होता है? आप कहोगे केरल में होता है ना, याद रहेगा। हाँ केरल में होता है, केरला। हाँ लिख लीजिएगा। रबर सबसे ज्यादा, रबर बेटा रबर, रबर की बात कर रहे हैं। असम में सबसे ज्यादा चाय होती है, रबर की मैं बात कर रहा हूँ। कर्नाटक नहीं, कर्नाटक में के से कर्नाटक और के से कॉफी, क से कर्नाटक और क से क्या होगा? कॉफी। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? कर्नाटक। और कॉफी अभी तो 2 रुपए की पाउच आती है कॉफी वाली, है ना। कॉफी भी अलग अलग 5 वेराइटी की पूरे विश्व में कॉफी पाई जाती है, जिसमें जो फेमस अपने इंडिया में जो पाई जाती है वो 2 प्रकार की कॉफी पाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। दोनों अलग अलग है, अरेबिका और रोबस्टा।
और कॉफी पीने से होता क्या है, जैसे आपको नींद आ रही हो, है ना, नींद आने पे आप चाय पी लेते हो, पीते हो। चाय के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा उसमें कॉफी भी मिक्स कर लो, आपका एक स्टेमिना बना रहता है, कंसंट्रेशन बना रहता है। और कंसंट्रेशन अगर आपको बढ़ाना है और बेचैनी अगर खत्म करनी है, तो आप कॉफी पीजिए। कॉफी पीने के बाद में जो आपका मन इधर उधर भाग रहा है ना, वो स्थिर रहेगा। इसीलिए तो कहाँ आजकल कॉफी डेट पे क्या कॉफी पिलाई जाती है भाई, कंसंट्रेशन रहे, है ना, है ना। चाय पे नहीं जाते, कहाँ जाते हैं, कॉफी विद करण। आपने एक शो देखा होगा, सुना है, कॉफी विद करण, है ना, कैपुचिनो, हाँ। तो ये चीज है, और अब तो डिजाइन बहुत अलग अलग आने लगी है कॉफियों की। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बट यहाँ क्वेश्चन जो आएगा हमारा एक ऐसा आ सकता है कि एमपी में कॉफी, मैं अगर एमपी की बात करूं कि एमपी में एकमात्र कॉफी का बागान कहाँ पर है, एनीवन? बेटा मैं एमपी की बात कर रहा हूँ। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होगी? कर्नाटक में होगी, डन। अगर मैं विश्व की बात करूं कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होगी, ब्राजील। कहवा पात्र बोलते हैं बेटा ब्राजील को सबसे ज्यादा। वहां पे सेंट पोलो और साओ पोलो दो विश्व के सबसे बड़े पोर्ट है, बंदरगाह है, जहां से सिर्फ कॉफी को ही पोर्ट किया जाता है ना। और वहां से अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, या एमपी में एकमात्र स्थान जहां पर कॉफी पाई जाती है, अशोका गार्डन में। अशोका गार्डन में नहीं, बैतूल में पाई जाती है, याद। हाँ, बैतूल, बैतूल में भी कुकरू खामला, आपने नाम सुना होगा, सुना है कुकरू खामला। ये अंग्रेजों के समय 1960 में पहली बार यहाँ पर कॉफी के बागान लगाए गए थे। और ये, हाँ, लगभग बैतूल के पास में ही है ना। तो एमपी का सबसे बड़ा बागान आप कह सकते हो, कहाँ पर? बैतूल। बैतूल में भी कुकरू खामला। अच्छा, वो एक्चुअल में कुकरू खामला नहीं था, एक जनजाति पाई जाती है कोरकू। डू यू नो कोरकू? वैसे तो एमपी में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है, सिंधी, साहिवाल, बैगा, कोरकू, भील, बैगा, सहरिया, गोंड, बहुत सारी है, पारधी। उसमें से एक जनजाति है कौन सी, कोरकू। कोरकू का धीरे धीरे नाम ही चेंज कर दिया, बोलते बोलते उसका कर दिया क्या, कुकरू। बहुत सारे लोग थे उनको बोलते ही नहीं आया कोरकू, है ना, उन्हें नाम चेंज क्या कर दिया, कुकरू। याद रहेगा, हाँ, मुरमुर कह देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। बालाघाट चावल के लिए, बैतूल कॉफी के लिए, बाकी नारियल, केरल। नारियल के साथ में बेटा मैं तंबाकू की बात करूंगा, तंबाकू सबसे ज्यादा बिहार में लीची होगी बेटा, मुजफ्फरपुर की लीची, मगही पान, बिहार। बिहार में तंबाकू, तंबाकू होगा आंध्र प्रदेश में, याद रहेगा, आंध्र प्रदेश, टोबैको रिसर्च सेंटर राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में होगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ। हाँ, कुचिपुड़ी नृत्य, जल संधियां कुछ कुछ यहाँ पर 6 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार में है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार में है। उसके बाद में दक्कन पास, ये भी कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। हाँ, डन। फिर इसके बाद में अगर मैं जनजाति की बात करूं, ट्राइब्स की, तो यहाँ पे कुछ जनजाति ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक जनजाति पाई जाती है कि अगर आप उनको गलती से मिल गए तो आपको पका करके शाम को खा जाएगी, है ना। आप, हाँ, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ जनजाति अगर आपको देख लिया, तो जैसे आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, पकड़ के ले जाते हैं और बांध देते हैं और नीचे से आग जला देते हैं, है ना, और घुमाते रहते हैं उसपे, है ना, बांधने के बाद में। तो ऐसी भी जनजातियां यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर 2016 में एक जनजाति है सेंटिनल, है ना। सेंटिनल बहुत खतरनाक जनजाति पाई जाती है। उनकी रिसर्च करने के लिए अमेरिका से एक पत्रकार आई थी, बोले कि मैं इनका रिसर्च करूंगी। अब वो जनजाति आदिवासी, वो क्या जाने इंग्लिश मीडियम क्या होता है। आप घर गांव में चले जाओ वेस्टर्न कल्चर को लेकर के, और दादी वगैरह से मिलो, वो दादी या तो आपको देखते ही रह जाएगी कि ये क्या चल रहा है, ऐसा नो, यही बोलेगी। तो ऐसा ही सेम हुआ क्या, जो यूएसए की पत्रकार थी वो आई, सेंटिनल जनजाति के पास में गई, ऐसा देखने लगी दूर से। इंडिया के लोग उनको दूर से तालाब के किनारे अगर वो पानी पीने आए हैं, भरने आए हैं,
उनको दूर से देखने के बाद में उनकी जनगणना देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं कि ये व्यक्ति है और वहां से निकल लेते। परंतु पत्रकार साहिबा वहां पहुंची, जनजातियों की नजर में आ गई, कोई तो आई है। अब कोई तो आई है तो सबने कहा कि भाई बहुत बढ़िया, पहली बार किसी को देख रहे हैं, वो भी अंग्रेजन, है ना। उसको उठाया और उसकी हत्या कर दी, उसको निपटा दिया, है ना। पूरा इंटरनेशनल न्यूज बना 2016 में। तो ऐसी खतरनाक जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? नहीं, अरे बेटा, आदिवासी हर जगह पाए जाते हैं। निग्रो जनजाति देख लो, बोडो देख लो, है ना। बहुत सारे न्यूजीलैंड के देख लो, अफ्रीका में तो पूरे आदिवासी भरे पड़े हैं। अफ्रीकन को तो हम वैसे भी आदिवासी बोलते हैं, और उनको आदि मानव ही बोलते हैं, क्योंकि भाई पूरे के पूरे आदिवासी ऐसे ही है। सूर्य की जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, सूर्य के भरपूर प्रकाश लेते हैं, विटामिन डी का भरपूर यूज करते हैं, और इसीलिए पूरे के पूरे काले होते हैं। किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी का कुछ हो रहा है। वो आपने एक वो देखा होगा। अच्छा, ओके। अंडमानी निकोबारी, जारवा, ये कुछ जनजाति है। चलिए, जरूरी है बेटा। अच्छा, दो चीजें हैं। आ, आपने जो फेयर हैंडसम का, या फिर मैं कहूँ कि फेयर फेयर लवली, है ना, और वही आती है पॉन्ड्स की, और कौन सी आती है, इनका जो एड कर रहे होते हैं, है ना, उनके बारे में आप देखिएगा, या उनके हस्बैंड वगैरह, इनका वैसे ही वो बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं, है ना। वो बस दिखते हैं कि ऐसे, बट ऐसा है कि अगर आपके पास में गवर्नमेंट जॉब है, आपने कहावत सुनी होगी, लंगूर के हाथों। आपके पास में अगर गवर्नमेंट जॉब है, और बहुत सारी इंस्टा पे रील्स और आपने ऐसे मीम्स देखे होंगे जहां पर हम सोचते हैं कि इनके साथ इनकी शादी कैसे हो गई, बट वहां पर क्या काम आ जाता है? नौकरी, है ना। नौकरी और पैसा, और आपके घर वाले भी हंसी खुशी से शादी करते हैं, अगर पावर ऑफ मनी। और अगर आपके घर पे 100 एकड़ खेत है आज के समय में, और आप गांव के पटेल हो, और हाँ, 50 100 बहुत ज्यादा हो गया आजकल, तो 50 एकड़ है, और लड़का कुछ नहीं कर रहा है, घर पे है ना, घर पे है, और थोड़ा बहुत नॉर्मल उसको पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो हो, नहीं हो तो कुछ नहीं हो, वहां पे भी अच्छे से अच्छी लड़की का विवाह पेरेंट्स कर देंगे, वहां मना नहीं करेंगे, भले ही लड़का पूरा एकदम काला ढुस हो, उसको कुछ समझ में नहीं आता हो, है ना, ढक्कन। ऐसे भी रिश्ते देखे हैं बेटा, है ना। तो ऐसा होता है, और वो क्या है? पावर ऑफ मनी। क्योंकि उनको पता है कि जमीन 50 एकड़ भी है तो आज 50 लाख की तो होगी, 1 लाख रुपए एकड़ में तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। मिनिमम रेट जो चल रहा है 10 से 15 लाख रुपए एकड़, और 15 × 50 कर लो, 7.5 करोड़ रुपए का आज मालिक है। जिंदगी भर भी बेच करके खाएगा तो खत्म होने वाली नहीं है। सारे ही खराब है। हम सत्ता में आते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे करके, और हम 2 करोड़ एक महीने में हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं, है ना? 100। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ने टोटल मिला करके 70 सालों में कांग्रेस ने राज किया, है ना। ये आप रिसर्च भी कर सकते हो कि कांग्रेस ने 70 सालों में 130 करोड़ का चंदा जमा किया, 70 सालों में। कितना? यहां पर बीजेपी आई भाई 2014 में। बीजेपी का जो चंदा था 2014 में, वो लगभग 3 या 4 हजार करोड़ के आसपास था, इतना ही कुछ रहा होगा। ये 2014 में भाई डेवलपमेंट करने के हिसाब से आते तो लोगों की उन्नति होती। ये अभी पहुंच चुका है 14 हजार करोड़। डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है ना। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पर यहां पर हम बात करें तो भाई साहब, यहाँ भरपूर उन्नति हो रही है ना। अब इतनी उन्नति देश में हुई होती तो क्या ही बात थी, है ना। और कुछ लोगों को अगर ऐसा बोल दो, जिनने कुछ थोड़े बहुत आंकड़े पड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि ये कांग्रेस, कुछ लोग हमारे जानने वाले भी हैं, वो बहुत अच्छा मानते हैं बीजेपी को। वैसे तो हम भी अच्छा ही कहते हैं, बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। और हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया पार्टी है। और ऐसे ही अभी मैंने कुछ उसमें बोल दिया था, तो ऐसे ही हमारे साथ वाले कुछ बोलने लगे कि कांग्रेस की ज्यादा बढ़ाई मत किया करो, भक्त बन रहे हो। भाई मैंने कहा हम भक्त है ही नहीं, और भक्त बनने के लिए पहले अंधभक्त बनना पड़ता है। उनको और थोड़ी मिर्ची लग गई, बोले कि अंधभक्त बोल रहे हैं।
मैंने कहा भाई साहब हम आपको नहीं बोल रहे, है ना। ये अब बस ये तो थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो आप तर्क वितर्क कर सकते हो, और जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ी है वो सब उसके लिए सही है। कांग्रेस सही, बीजेपी सही, आम आदमी पार्टी सही, सब कुछ सही, है ना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ले सकते बेटा, मेरे हिसाब से तो ना कांग्रेस सही है ना बीजेपी सही है। और जब से ये इंदौर का इंसिडेंट हुआ है जिसमें व्यक्तियों ने, बीजेपी ने कांग्रेस पे और कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो पथराव किया है, इससे अच्छा तो है कि ये दोनों पार्टी को हटाओ, किसी तीसरी पार्टी को लेके आओ या स्वयं ही खड़े हो जाओ चुनाव में और इन दोनों को हटाइए। कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। किसी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। होना वही है जो राजनीतिक पार्टी में आएंगे और वो अपना अपनी रोटियां सेकेंगे, रोजगार मिलेगा तो मिलेगा, अगर नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। चलिए, थैंक यू। हाँ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनीवन? नो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अभी इजराइल में भी प्रधानमंत्री गए, वहां के संसद से प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच चालू हुई और वहां के लोगों ने वॉकआउट कर दिया, बाहर चले गए। कल की बात है। टेलीप्रॉम्प्टर मोदी जी का कल फिर खराब हो गया और मोदी जी कहने लगे कि इंडिया जो है मदर ऑफ लैंड है, और इजराइल को उनने बोल दिया फादर ऑफ लैंड है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भैया, हम इंडिया को भारत माता के नाम से पूछते हैं, मदर ऑफ लैंड बोल रहे हो, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया है। बट इजराइल को आप कैसे फादर ऑफ लैंड बोल सकते हो कि ये पिताओं की भूमि है? ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अभी मैं सुबह न्यूज देख रहा था, उसमें मुझे ऐसा समझ में आया। तो अब उसमें फिर अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका बोलेगा हम क्या है, फिर रूस रूस आ जाएगा, वो बोलेगा हम क्या है भाई, मदर ऑफ ऑल बम हमारे पास, फादर ऑफ ऑल बम हमारे पास। सारी चीज